नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके हिंदी पेडागोजी के वो प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। हमने इसमें वो प्रश्न रखे हैं जो प्रश्न आपके पिछले सालों में लगातार आ रहे हैं और एक एक प्रश्न जो है आपका वो कम से कम 10-10 बार आया है। तो देखते हैं प्रश्नों को, कौन से प्रश्न हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को अपने दोस्तों साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, जहां कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें। शुरुआत करते हैं क्लास की। क्या है वो प्रश्न? बात करें अगर पहले प्रश्न की आपका, तो वो है आपका कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। बताइएगा आप लोग विकल्प पढ़ करके कि समावेशित युक्त के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा, एक समय पर एक ही कौशल को ध्यान में रख करके, और चुनौतीपूर्ण, यहाँ पे पूर्ण होगा, चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिल की मदद से। बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका उत्तर। बात करेंगे अगर इन प्रश्नों की, तो ये सभी प्रश्न आप लोग ऐसे समझिएगा कि आपके पिछले सालों में हर बार आए हैं और ये प्रश्न जो है उनमें से कम आपके 8 से 10 प्रश्न पेपर में फंसे हुए मिल जाएंगे आपको, इसी कॉन्सेप्ट पर और इसी तरीके से आपको मिलेंगे। इसलिए कहते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दें कि आप लोगों ने अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासें देखिएगा, जिसमें हमने आपको वो शब्द कराए हैं जो आपके पेपर में सीधे देखने को मिल जाते हैं, जो विकल्पों के रूप में या प्रश्नों के रूप में आपको मिल जाते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें का हमें अर्थ पता नहीं होता। अगर हम उन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं तो हम उस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे और हमारा समय भी बच जाएगा। इसीलिए हमने वो शब्द आपको करा दिए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आते हैं और आपका स्कोर एक तरीके से अच्छा हो जाएगा उससे। काफ़ी ज़रूरी वो शब्द हैं, उन शब्दों की क्लास जाकर जरूर देखिएगा आप लोग चैनल पर। सीडीपी की मैराथन डली हुई है, वो मैराथन देखिएगा, उसमें सारी टॉपिक हमने एक बार में ही कवर करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। नीचे से पढ़ते हैं कि चुनौतीपूर्ण भाषा को ड्रिल की मदद से सीखें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ कहीं भी आपको ड्रिल लिखा हुआ मिल जाए आप ऑप्शन को काट सकते हैं अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो, ठीक है। अगला आपका कि एक ही समय में एक ही कौशल पर ध्यान में रखकर, ये भी आपका नहीं होगा। अगर एक समय में एक ही कौशल सीखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, कौशल हैं क्या, कोई बताएगा? बात करें अगर कौशल की, तो आपके 4 भाषा कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों को हमें समान रूप से साथ में मिल करके सीखना होता है, ठीक है। यही एक केवल अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो वो आपका गलत हो जाएगा। जो आपका उत्तर हो जाएगा समावेशित युक्ति के माध्यम से, अगर सभी को मिला करके हम सीखेंगे, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों कौशलों को अगर हम मिला करके सीखेंगे तो हम अच्छी तरीके से भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? जो अभिव्यक्त कर सकते हैं, उत्पादक कौशल हैं, वो हैं आपका कि बोलना और लिखना। और जो ग्रहणात्मक कौशल हैं वो आपके हैं सुनना और पढ़ना, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करिएगा रिश्तेदारों के साथ में, सभी लोगों के साथ में, ताकि उन्हें भी पता चले कि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासें चल रही हैं और उन बच्चों को भी ये क्लास देखने का मौका मिले। आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा आप लोग इस सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके और एक अच्छा मुकाम पर पहुंचा रहे हैं इस चैनल को। चलिएगा आगे देख लेते हैं। आपका है कि कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। मतलब पाठ्य पुस्तकें जो है उनके अलावा अन्य पुस्तकें जो होती हैं उसको भी पढ़ा रही है। वह किस तरह के पठन को सम्मिलित कर रही है? देखिएगा, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा विस्तृत पठन, जिसमें आनंद के लिए पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है। साझा पठन नहीं होगा हमारा, गहन पठन नहीं होगा और निर्देशित पठन, किसी के निर्देश में आकर के पढ़ना भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विस्तृत पठन। आगे देख लेते हैं। आपका अगला है कि एक बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए कौन सा विचार उचित है। मतलब कि कक्षा है उसमें किस तरीके से भाषा हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं जिसमें बहुत सी संस्कृति के बच्चे आए हैं। तो पहला है आपका आधिकारिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियमों का और आधिकारिक प्रयोग किए जाएं। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज स्थिति में हो और बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जाए। देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की बलपूर्वक क्षमता हम विकसित कर ही नहीं सकते।
जब तक बच्चा रुचि के साथ में चीज़ों को नहीं सीखेगा, जिज्ञासा के साथ में नहीं सीखेगा, वो अच्छी तरीके से भाषा सीख ही नहीं सकता। तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से आते हैं कि अधिक से अधिक अधिकाधिक मतलब कि अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण करके भी हम भाषा को अच्छी तरीके से नहीं सिखा सकते। व्याकरण नियमों की सहायता से भी हम भाषा को नहीं सिखा सकते। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। आगे देख लेते हैं। आप जुड़िएगा अच्छी तरीके से किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, और सब्सक्राइब शेयर तो करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के साथ में ही सब कुछ होगा। आप लोग सहयोग दिखाएंगे, हमें मेहनत लगेगी आपके लिए वो प्रश्न ढूंढना। एक तरीके से सोचिए कि कम से कम 60 प्रैक्टिस सेट लगाना, उनके वो प्रश्न ढूंढना जो बार बार आ रहे हैं, फिर उनका आपको बताना। ऐसे ही सब ढूंढना जो कठिन है, और आपके लिए उनका अर्थ समझाना, उनको बताना। एक तरीके से ऐसा आज तक सीटेट के एग्ज़ाम के लिए किसी ने भी नहीं किया है, तो वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। इसीलिए कहते हैं चैनल पर जुड़े रहिएगा, आगे पता नहीं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपका कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो भाषा क्या है? भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, या चिंतन भाषा को निर्धारित करता है? भाषा एवं चिंतन एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से विकसित करते हैं, या भाषा अर्जित योग्यता है? इनके बारे में जान लेते हैं पूरी जानकारी क्या है इसका। देखिएगा, भाषा चिंतन को निर्धारित नहीं करती, ना ही चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। और अगर आपको ये तीनों विकल्प कहीं भी देखने को मिल जाए कि भाषा और चिंतन जो है या भाषा और विचार है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। और कहीं भी अगर आपको ऐसा विकल्प मिल जाता है भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या भाषा और चिंतन एक दूसरे से, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, या आपके ऊपर के किसी भी तरीके का विकल्प मिल जाता है। ऐसे समझिएगा जिन बच्चों ने सीटेट एग्जाम दिया है, PYQ लगाए हैं, तो उन्हें पता होगा कि ये प्रश्न यानी कितनी ही बार आया है आपका। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार देख लेते हैं कौन थे, क्या कहा इन्होंने। इनके अनुसार पहले विचार आए फिर भाषा आई। ठीक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया किन्होंने? वाइगोत्स्की साहब ने। उन्होंने निजीवाक को महत्वपूर्ण माना और सांस्कृतिक उपकरण के बारे में बताया। देखिए, अगर कहीं भी आपके विकल्प में वाइगोत्स्की साहब हैं और उसमें निजीवाक लिखा है, या आपका सांस्कृतिक उपकरण लिखा है, या आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत लिखा है, या पहले भाषा फिर विचार लिखा है, इस तरीके का कोई भी शब्द लिखा है, तो आप वाइगोत्स्की साहब पर सीधा टिक मारिएगा। आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न कौन सा है? ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। उनमें से कहेंगे कि कम से कम 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं आपके। अगला है आपका कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये किसने कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? सीटेट एग्जाम में, चाहे CDP हो गई, हिंदी पेडागोजी हो गई, हर बार एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये जो आपने कहा था, ये कहा था चॉम्स्की साहब ने। ये भी काटिए, ये भी काटिए, ये भी काटिए। इनके अनुसार, इनके बारे में जान लेते हैं। इनके अनुसार बच्चे के अंदर एक भाषा सीखने की डिवाइस होती है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में बताया था। ठीक है, और बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिएगा, अगर ये कहा जाए कि भाषा अर्जन क्षमता, बच्चे के अंदर भाषा अर्जन क्षमता होती है, चॉम्स्की साहब लगाएंगे। ठीक है, यही आप कहोगे। उसके बाद कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है, जैसे LED कहा गया है, तो भी आप चॉम्स्की साहब लगाइएगा। बच्चे व्याकरण का निर्माण करते हैं भाषा सीखने के साथ में, चॉम्स्की साहब लगाइएगा। सार्वभौमिक व्याकरण कहीं देखने को मिल जाए, चॉम्स्की साहब लगाइएगा। ठीक है, और भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है कहीं मिल जाए, तो चॉम्स्की साहब लगाइएगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। आगे आप लोग देख लेते हैं। अगला आपका है कि भाषा शिक्षण कि कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती? ये प्रश्न ऐसे समझिएगा कि अब बहुत ट्रेंडिंग में है। हर बार 2 से 3 नंबर का में 2 से 3 प्रश्न इसके जरूर देखने को मिल जाते हैं इस विधि से। एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये प्रश्न। इस बार भी इसके आने के 100% चांस हैं। तो जब हम मातृभाषा की बिना सहायता से कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, जैसे हमने मातृभाषा सीखी, उसी तरीके से ही हम जब हम दूसरी भाषा को सीखते हैं तो हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम मातृभाषा, जैसे हमने मातृभाषा सीखी बोल करके, ऐसे ही हम सीखेंगे। इसके लिए ना तो हमें व्याकरण के नियम की आवश्यकता पड़ती है और ना ही कुछ। जैसे मान के चलिएगा कि आप हिंदी भाषी राज्य से हैं। ठीक है, आपने हिंदी तो सीख ली अपने परिवेश के साथ में मिल करके, लेकिन आपने इंग्लिश सीखी स्कूल में जा कर के, आपने उसके नियम पढ़े, ग्रामर पढ़ी। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से सीखेंगे तो आप इसको लिए आप मातृभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मान के चलिए आप केरल चले गए, केरल जा कर के अब वहाँ पर कोई हिंदी तो जानता नहीं, तो हिंदी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जब आप उन्हीं की भाषा में धीरे धीरे समझ करके बोलेंगे
तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। इसे प्राकृतिक विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इस विधि को सुगम विधि या प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। इसमें बच्चा मातृभाषा की ही तरह अपने परिवेश के साथ दूसरी भाषा को सीखता है। ठीक है, क्लास आपको कैसी लग रही जरूर बताइएगा हमें। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्लास को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत उम्मीद देता है, हमें मेहनत करने के लिए जुनून देता है। हमें लगता है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए और बेहतर करना चाहिए। सारांश के लिए पठन क्या होता है, अच्छा बताइएगा। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, प्रश्न हर बार आते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। ठीक है, सारांश के लिए पठन अगर आपके लिए आ जाए कि किसी जैसे कोई लेखक है, उसके बारे में कोई किताब है या कोई पाठ है, उसके बारे में पूरा जल्दी जल्दी पढ़ के उसकी मंशा क्या है, उसकी मंशा जानने के लिए, उसका सारांश जानने के लिए जो पठन होता है वो हमारा सरसरी तौर पर पठन होता है। बारीकी तौर पर पठन, जैसे कोई समाचार में किसी तथ्य के बारे में जानकारी दी जा रही हो, जैसे आप नौकरी के बारे में देखते हैं समाचार में या कहीं अन्य चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं, साइन करने के दौरान जब हम उसकी मेन हेडिंगें देखते हैं, तो ये जो हमारा पठन होता है वो हमारा बारीकी पठन आता है। जैसे किसी की शर्तें जब हम देखते हैं तो वो हमारा बारीकी पठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसका उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या कहता है ये कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। सही बात है। इसमें किसी विषय वस्तु के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है उसके बारे में जानने के लिए पठन होता है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं और करते रहिएगा। गहन पठन क्या होता है, अधिक से अधिक जानकारी के लिए जब कोई पठन किया जाता है तो वो हमारा गहन पठन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए देखिएगा। हमने क्या कहा था आपसे कि जब हम किसी को विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ते हैं तो हम बारीकी से पठन कहलाता है। ठीक है, किसी विशिष्ट सूचना के लिए, किसी विशेष जानकारी के लिए, तथ्य के बारे में जानने के लिए जब हम पठन किया जाता है तो हमारा बारीकी पठन कहलाता है। सरसरी तौर पर पठन होगा नहीं। डिकोड और कूटबद्ध का आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आगे देख लेते हैं। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है ये प्रश्न, और ज़्यादातर पेपर 2 में तो हर बार ही आता है। क्या है कि वाचन और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है। मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक के निर्देशानुसार बच्चे बोलते भी हैं, उसकी क्रियाएं भी करते हैं। जैसे आप मान के चलिएगा कि आप बच्चों को मात्रा सिखा रहे हैं, तो आप क्रियाएं कर करके बच्चों को मात्रा सिखा रहे हैं, हाथ पैर चला चला करके। ठीक है, जैसे बच्चा कोई गाना गवा रहे हैं तो आप उसको हाथ कर रहे हैं, बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, इधर उधर बस कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये जो मतलब कि बोलते भी हैं साथ में सीखने के दौरान और उसकी क्रियाएं भी करते हैं। जैसे मान के चलिएगा कि बच्चे को सिखा रहे हैं कि शेर, तो बच्चा तुरंत शेर बन रहा है। बिल्ली, बच्चा बिल्ली बोल भी रहा है, बन भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो खेल खिलाया जाता है बच्चों को, इस तरीके से बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो हमारा कहलाता है समग्र भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि हमने आपको बता दिया था क्या होता है, जिसमें बच्चे को बिना मातृभाषा की सहायता से उसे पढ़ाया जाता है। समग्र भौतिक प्रक्रिया में शिक्षक के निर्देशानुसार, शिक्षक के कहने पर बच्चे जो बोलते भी हैं और शरीर से उन क्रियाओं को करते भी हैं, तो ये हमारा समग्र भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा कि रागिनी जयपुर आगे है आपका कि रागिनी को जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है, वह इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पड़ रही है। इस प्रकार उसका पठन क्या कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि उन्हें आरक्षण करवाना है, इसके लिए वह समय सारणी पड़ रही है। अब समय सारणी की बारीकी से ही तो पड़ेगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा इसमें, तो ये तरीका क्या कहलाएगा, बारीकी से पठन कहलाएगा। ठीक है, आपको सरसरी तौर पर नहीं, किसी सारांश को जानने के लिए पठन। गहन पठन किसी बड़ी चीज़ को पढ़ने के लिए जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं वो हमारा गहन पठन कहलाता है। आगे देख लेते हैं। अगला आपका है प्रश्न कि भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए। जैसे भाषा की कक्षा, उसमें आकलन किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। यह जानने के लिए कि विद्यार्थी ने पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद किए हैं नहीं। अगर कहीं भी आपको याद करना मिल जाए तो आप सीधा उस विकल्प को ही काट दीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। यह जानने के लिए कि अध्यापक पढ़ाने में कितना निपुण है। देखिए, इस चीज़ की जानकारी आपको तो नहीं चाहिए। अगला है आपका कि पाठ पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए, नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही हमें आकलन करना चाहिए, तभी हम अच्छी तरीके से भाषा को सीख सकते हैं, बच्चों को भाषा को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। अगला आपका है कि निदानात्मक परीक्षण
किन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो निदानात्मक परीक्षण है वो किसके लिए होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कमियां ढूंढने में, किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी की उपयुक्तता का आकलन करने में, ये नहीं होगा आपका। काम देने के लिए निपुणता नहीं होगा, विद्यार्थी की योग्यता जानने में नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। निदानात्मक का ऐसे समझिएगा कि बच्चे के अधिगम के दौरान या शिक्षण के दौरान जो कमियां आती हैं उन कमियों के बारे में जानना हमारा निदानात्मक कहलाता है, और उन कमियों को दूर करने के लिए हमारा उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो जिसका उत्तर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है, मतलब भाषा शिक्षण की रचनावादी एक तरीके से सृजनात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं कि रचनावादी उपागम में अध्यापक से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, अध्यापक को कैसा होना चाहिए। पहला है आपका शिक्षार्थी को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना, अपनी पाठ्यचर्या बनाना, शिक्षार्थी को अपनी पाठ्य पुस्तक के बारे बनाने के लिए कहना, शिक्षार्थी को ज्ञान निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने के लिए मदद करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। तीनों उत्तर ही इसके गलत हो जाएंगे। आज के समय में आप विकल्पों को पूरा पढ़िएगा, हो सकता है चारों विकल्प आपको पॉजिटिव ही मिलें, तो उनमें से जो विकल्प आपका अच्छा हो उस विकल्प पर ही आपको टिक करना है। ऐसी ही आपकी क्लासें लगातार आती रहेंगी, ऐसे समझिएगा। कल आपके हो सकता है कि हम वो शब्द आपको कराएं या उन शब्दों का आपको पूरा रिवीजन कराएं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जुड़िएगा क्लास में, अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़िएगा। हर बेहतरीन कंटेंट आपको ज़रूर दिया जाएगा। हिंदी बिग ग्रामर भी आपकी जल्द ही क्लास एक ले लेंगे, उसको भी आपको कवर करा दिया जाएगा। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना, शेयर सब्सक्राइब करिएगा क्लास को, क्योंकि अब जुड़ चुके हैं आपके साथ में और आगे भी जुड़े रहेंगे। ऐसे समझिएगा कि अब जैसे ही आपका सीटेट हो जाएगा उसके बाद यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेस शुरू होंगी। तो सीटेट आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ करके देना है और आपको पूरा ही कंटेंट कोशिश करेंगे जहाँ तक है कि आपके एग्ज़ाम तक तो वो कंटेंट पूरा होकर के आपका कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ में, क्लास को शेयर करेंगे सभी दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या जो कोई भी आपका सीटेट की तैयारी कर रहा है और आप उसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।